नमस्ते। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्प्रिंग्स के बारे में बताया था। यस, तो आज भी हम स्प्रिंग्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग्स की। ओके, तो एक कॉम्बिनेशन होता है बच्चों स्प्रिंग में, सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसे हम बुलाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है कि सपोज वी हैव टू स्प्रिंग्स, दिस इज वन स्प्रिंग एंड एक और स्प्रिंग है जो इससे जस्ट एंड टू एंड कनेक्टेड है। ऑलराइट, and then we have a block. Okay, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है that we'll try to find equivalent spring. ओके, मान लीजिए इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और ये दोनों अपनी नेचुरल लेंथ में है, दे आर इन देयर नेचुरल लेंथ्स रेस्पेक्टिवली। Alright, now अब हम इन स्प्रिंग्स को या हम ब्लॉक को डिस्प्लेस कर देते हैं। सो लेट अस डिस्प्लेस दिस ब्लॉक। और मैंने ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया बाय सम x। ऑलराइट, सो मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट इज कि अगर हमारे पास एक ही सिंगल स्प्रिंग होती, सपोज वी आर हैविंग ए सिंगल स्प्रिंग, ब्लॉक उससे कनेक्टेड होता, ठीक है, वो अपनी नेचुरल लेंथ में होती, और हमने इसे उतना ही डिफॉर्म किया होता जितना कि हम इस सिस्टम को कर रहे थे। तो ब्लॉक कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है इस स्टेट में, है ना। स्प्रिंग को अपन ने एलोंगेट कर दिया था अगर, तो ब्लॉक कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता, दिस इज फोर्स ऑन ब्लॉक बाय स्प्रिंग। तो ये होता फोर्स ऑन ब्लॉक बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू, इस स्प्रिंग के जो K है उसे हम K इक्विवेलेंट बुलाते, मतलब दिस सिंगल स्प्रिंग इज इक्विवेलेंट ऑफ दीज टू स्प्रिंग्स। ओके, तो हम यही करना चाहते हैं यहाँ पे कि मल्टीपल स्प्रिंग्स अगर हमें दी हुई है तो उसे हम सिंगल स्प्रिंग में कैसे कन्वर्ट करें। तो एक टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है जिसे बोलते हैं अपन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, कैसे पहचान सकते हैं अपन, एंड टू एंड कनेक्शन अगर स्प्रिंग्स का है तो उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और डिटेल अभी हम समझने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दिस FBS you will write K equivalent into X. This is nothing but force on the block by spring, you know it by the Hooke's formula. Now see here, ये ब्लॉक जब इधर डिस्प्लेस हुआ, ओके, तो दोनों स्प्रिंग्स कुछ एलोंगेट हुई होंगी। let elongation in spring 1, this is your spring 1, this is spring 2 is x1 and spring 2 is x2। तो स्प्रिंग 1 उसकी नेचुरल लेंथ से कितना डिफॉर्म हुई, x1, स्प्रिंग 2 डिफॉर्म हुई x2। तो आप बड़े आराम से बोल सकते हैं कि ये जो वाला जो पॉइंट है वो कितना डिस्प्लेस हुआ होगा इधर की तरफ x1, और ये वाला जो पॉइंट है वो कितना डिस्प्लेस हुआ होगा x1 प्लस x2। यस, तभी तो ये ओवरऑल x इधर डिस्प्लेस हुआ होगा। आप समझ पा रहे हैं, x1 इधर गया तो ये भी x1 जाएगा, कोई डिफॉर्मेशन नहीं है s2 में, और x2 और जाएगा, सो दैट देयर इज अ डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग 2। तो ये वाला जो एंड है वो डिस्प्लेस कितने से हुआ होगा, x1 प्लस x2। तो अपन लिख सकते हैं कि जो x है वो किसके इक्वल आना चाहिए, x1 प्लस x2 के इक्वल आना चाहिए। परफेक्ट। नाउ अब क्या करें अपन, let us draw the free body diagram of these two springs. Okay, here is your point A. तो सबसे पहले मैं स्प्रिंग 1 का फ्री बॉडी डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं। तो स्प्रिंग 1, ये तो वॉल से अटैच्ड है यहाँ पे, सो दिस इज फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय द वॉल, एंड हियर क्या आएगा आपका, फोर्स ऑन स्प्रिंग A या स्प्रिंग 1 बाय स्प्रिंग 2।
तो मैंने डायरेक्शन सही बनाई है क्या, गलत हो गई है डायरेक्शन, क्योंकि स्प्रिंग अपने दोनों एंड पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्सर्ट करती है, तो फिर ये फोर्स की डायरेक्शन इधर आनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज पॉइंट ए। तो स्प्रिंग 1 को स्प्रिंग 2 खींच रही है, एलोंगेटेड स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग 2 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, हियर इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्प्रिंग 2। ठीक है, तो यहां पे कौन सा फोर्स आएगा, यहां पे फोर्स आएगा आपका फोर्स ऑन स्प्रिंग 2 बाय स्प्रिंग 1, दे आर एक्शन रिएक्शन फोर्स, ए विल लाई ऑन बोथ, एंड हियर इट इज force on spring 2 by block, and here I have the block, and block पे इस तरफ force होगा, force on block by spring 2. So I hope आप लोगों को ये free body diagram समझ में आ गए होंगे। So these are action reaction pairs, you can check, wall मैंने इधर नहीं बनाई है, otherwise इसका भी आपको रिएक्शन पेयर मिल जाता। अब स्प्रिंग कैसे है, आइडियल है, मासलेस है, तो इस वजह से मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, नेट फोर्स ऑन दिस स्प्रिंग मस्ट बी 0, so FSW मस्ट बी इक्वल टू FS1S2। सिमिलरली यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, FS2S1 मस्ट बी इक्वल टू FS2B। Yes, and by action reaction, you already know by Newton's third law, आपको ऑलरेडी पता है कि जो FS1S2 है वो मैग्नीट्यूड में किसके जैसा है, FS2S1 का, वैसे ही FS2B है वो मैग्नीट्यूड में किसके जैसा है, FBS2 के जैसा। So by understanding these equations here, the first one is FSW is equal to FS1S2, second one FS2S1 is equal to FS2B, and FS2B is equal to FBS2. I can say here that this force which is FSW is equal to FS1S2 is equal to FS2S1 is equal to FS2B is equal to FBS2। मीन्स व्हाट, ब्लॉक पे जितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ब्लॉक पे जितना फोर्स यहाँ लग रहा है वही सेम फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू आउट। मतलब दोनों स्प्रिंग्स जो फोर्स जनरेट कर रही है, क्रिएट कर रही है ड्यू टू दिस एलोंगेशन, वो सेम हो रहा है, और उसे अपन क्या बोलते हैं, टेंशन इन द स्प्रिंग। Okay, so can I conclude a point here by this discussion? See, I can write tension in springs in series combination is same। सो ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ लें यहाँ पे कि इन दोनों स्प्रिंग्स में जो टेंशन है वो सेम आने वाली है, और वही एग्जैक्टली फोर्स किसके ऊपर एक्सर्ट होने वाला है, ब्लॉक के ऊपर, और उतना ही फोर्स किस पे भी एक्सर्ट होने वाला है, वॉल के ऊपर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन के जैसे भी काम करेगा कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन टेंशन स्ट्रिंग इज सेम एवरीवेयर। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस पार्ट, आप इसे नोट कर ले, यहां तक जो भी मैंने लिखा हुआ है इसके आगे मैं आपको घर के बता रहा हूं। ठीक है, So, well, तो अभी टेंशन सेम आ गई, तो मैं यहां पे एक और इक्वेशन बनाता हूं कि what is the force exerting on the block by that equivalent spring, वो सेम होना चाहिए यहां पे, तभी हम उसे इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तो आप देखिए यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं, दिस इज द फोर्स in spring 1, this is called the tension in spring 1, it is equal to tension in spring 2, and this is also equal to the force on the block by spring in magnitude. So well, इस इक्वेशन की हेल्प से अब मैं हुक्स लॉ लगा रहा हूं, आप ध्यान से देखते रहिए। जो FS1 है उसे मैं लिख सकता हूं K1x1, दिस विल सर्व एज इक्वेशन 3 टू मी। FS2 है उसे मैं लिख सकता हूं K2x2। So can I say here this K1x1 is equal to K2x2? Yes, and this is equal to nothing but force on block by spring.
Yes, so can I write x1 as this fbs by k1 and also x2 as fbs by k2, force on block by spring? यस अब कोई भी स्प्रिंग लिख दो, वैसे तो फोर्स कौन लगा रहा है ब्लॉक पे, S2 लगा रहा है, पर वो ये फोर्सेस इक्वल आ रहे हैं, मैं अभी आपको समझाया हूं, टेंशन इज सेम एवरीवेयर, सो आई कैन राइट लाइक दिस x1 x2. सो नाउ आई विल put x1 x2 in equation 1. so put x1 and x2 in equation 1. तो क्या मिलेगा अपने को, आई एम सॉरी नॉट इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 2. तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू व्हाट, और एक और काम कर लेते हैं, यहां से मैं x को क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट x एज fbs डिवाइडेड बाय k इक्विवेलेंट, कैन आई? यस, इज इक्वेशन 1. so I'm going to put x1 and x2 in equation 2. so x की जगह पे मैं लिख दूंगा fbs divided by k equivalent is equal to fbs divided by k1 plus fbs divided by k2. so fbs cancels out, so I get 1 by k equivalent is equal to 1 by k1 plus 1 by k2. अब ये कितनी स्प्रिंग्स के लिए भी आप लगा सकते हैं, मोर देन 2 भी रही तो भी चलेगा. वेल तो ये रिलेशन आपको क्या दे रहा है कि आप इन दोनों स्प्रिंग्स को हटा के एक सिंगल स्प्रिंग ला सकते हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट किस इक्वेशन से निकल के आएगा, यहां से, और आप जितना ब्लॉक को डिस्प्लेस दो स्प्रिंग्स के प्रेजेंस में कर रहे थे उतना ही आप इस इक्विवेलेंट स्प्रिंग की प्रेजेंस में करिए तो ब्लॉक सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस डिस्कशन हियर. तो पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड एंड टू नोट हियर वो आप हाईलाइट जरूर कर ले कि टेंशन in spring in series combination is same, and that is also the force exerted by spring on the block. And how to find the equivalent spring constant is simply 1 by k equivalent is equal to 1 by k1 plus 1 by k2. now अगर मैंने ब्लॉक को x से स्ट्रेच किया है तो यहाँ पे कौन सी स्प्रिंग ज्यादा एलोंगेट होगी और कौन सी कम होगी वो आप यहाँ बहुत आराम से देख सकते हैं. क्या देख पा रहे हैं आप, देखिए x1 बाई x2 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, यू कैन चेक हियर. यहीं से आपको मैं दिखा सकता हूं कि आपका जो x1 बाई x2 है वो k2 बाई k1 आ रहा है. मीन्स व्हाट कि x1 is inversely proportional to k1, x2 is inversely proportional to k2. so the spring which is having greater spring constant is deforming lesser, वो हार्ड है, ठीक है, बट टेंशन दोनों में क्या आ रही है, सेम आ रही है. आई होप ये आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे. ओके वेल अगर आपको ये फाइंड करना है यहाँ पे कि x1 x2 की रेस्पेक्टिव वैल्यूज क्या आएंगी तो भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं अंडर द केस ऑफ 2 स्प्रिंग्स. सो फॉर 2 स्प्रिंग ओनली, 2 के लिए बता रहा हूं, आप यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे, चलिए मैं आपको सॉल्व करके ही बता देता हूं. तो ये नोट कर लिया होगा आपने. तो इसके लिए हम इन 2 इक्वेशंस को यूज करेंगे. सो नाउ आई वांट टू एक्सप्रेस x1 and x2 in terms of k1 k2 and x. so well एक इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक है ये x1 plus x2 is equal to x, और दूसरी इक्वेशन क्या है, वो है x1 by x2 is equal to k2 by k1. इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे. पुरानी आप इक्वेशन 1 2 भूल जाइए, मैंने ये नया सिचुएशन यहाँ पे लिखा हुआ है. तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल. तो आपको क्या एलिमिनेट करना है, यू वांट टू एलिमिनेट x1 x2, बेसिकली यू वांट टू फाइंड देयर वैल्यूज. तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, आई कैन राइट x1 एज k2 by k1 into x2 एंड आई कैन पुट इन दिस एक्सप्रेशन. तो क्या आ जाएगा मेरे पास, k2 by k1 x2 प्लस x2 इज इक्वल टू x2 मैं कॉमन निकाल लूंगा तो ये आ जाएगा k2 प्लस k1 बाई k1 आफ्टर टेकिंग LCM इज इक्वल टू x. तो x2 मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, k1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 इंटू x. सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग x2. एंड सिमिलरली आप x1 के लिए सॉल्व कर लेना यहाँ से. तो आप मल्टीप्लाई करेंगे k2 बाई k1 से, k1 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा k2 बाय k1 प्लस k2 इंटू x.
ठीक है। अब ऐसी कैलकुलेशन आपको कई बार फिजिक्स में देखने के लिए मिलेगी जहां पे हमें समेशन ऑफ नंबर्स पता है और उनका रेशियो पता है और हमें उन नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रख लें एज ए शॉर्टकट। क्या ध्यान रखना है आपको इज दिस, तो ये मैं आपको मैथमेटिकल शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है। सपोज आपको कहीं भी ये दिख जाता है कि टू नंबर से x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड एक्स वाई वाई इज इक्वल टू 5/3, फाइंड x एंड y, ठीक है। तो फाइंड x एंड y अगर अपन करते हैं प्रॉपरली सॉल्व करके, तो एक लाइन में अपन आंसर यहाँ पे लिखना सीख लेते हैं। तो x निकल के आता है, x के सामने जो नंबर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 5, डिवाइडेड बाई रेशियो के दोनों नंबर्स का समेशन इनटू उनका टोटल कितना है 6। कैसे लिखा है x समझा आपको? तो यहाँ पे आपका x जो निकल के आएगा इट विल बी 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6। आप आगे सॉल्व कर सकते हैं इसे। सो इट विल बी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 और 4, तो 15 डिवाइडेड बाई 4 एंड y के सामने कौन लिखा हुआ है 3, सो 3 डिवाइडेड बाई द समेशन इनटू this, so y will be 3/8 into 6, accordingly it is 9/4। तो आप लोग बड़े आसानी से ये नंबर्स फाइंड कर सकते हैं अगर आपको इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो क्या करोगे आप, विल सिंपली जिसके सामने जो रेशियो लिखा हुआ है वो डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ रेशियो इनटू द टोटल नंबर, आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं अपन सीरीज कॉम्बिनेशन के कंक्लूजन की। तो पहला पॉइंट लिखेंगे अपन इसमें, टेंशन इन स्प्रिंग्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, मैं रिपीट करा रहा हूं ये पॉइंट आपके लिए, इज सेम however, line change and write however elongations may be different। और elongation मैंने आपको अभी जो रेशियो है वो आप याद रखिए कि फॉर टू स्प्रिंग्स x1 by x2 जो है वो क्या आता है k2 by k1। So the spring having greater spring constant they form lesser। Okay, well एक और बात, आपका जो k इक्विवेलेंट है, k इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या निकल के आया है, 1 by k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by k1 प्लस 1 by k2। और आगे भी चलेगा, मैं सिर्फ 2 के लिए बता रहा हूं आपको। सो फॉर 2 स्प्रिंग्स ओनली आप इसे डायरेक्ट याद रख लीजिए, क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो k2 ऊपर k1 डिवाइडेड बाय k1 k2, तो k इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपको आ जाएगा k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। तो फॉर 2 स्प्रिंग्स हम इसे याद रखेंगे एंड फॉर मोर देन 2 स्प्रिंग्स आपको ये ऐसा शॉर्टकट नहीं लिख पाएंगे आप, आपको क्या करना पड़ेगा, 1 by k1 प्लस 1 by k2 प्लस 1 by k3 एंड सो ऑन 1 by kn। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है और वो क्या है, ये देखिए आप, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। लेट अस कंसीडर k1 टू बी 100 न्यूटन पर मीटर एंड k2 टू बी 200 न्यूटन पर मीटर। ओके, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, they are connected in series कैसे निकालेंगे, तो टफ नहीं है, अपने को फॉर्मूला पता है, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। सो व्हाट वी विल गेट, k1 इंटू k2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 200। सो आप चेक कर लीजिए आपको कितना मिल जा रहा है, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 300। 100 से 10 टू द पावर 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 200/3 है ना। 200/3 वो किससे भी कम है, 100 से भी कम है। तो एक चीज आप यहाँ पे समझिए, जो मैं पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास 2 स्प्रिंग्स है, उनके इंडिविजुअल स्टिफनेस यानी स्प्रिंग कांस्टेंट हमें पता है। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो निकल रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन का, वो इन दोनों से भी छोटा निकल रहा है, इट इज लेस देन 100। इन दोनों में 100 छोटा था,
तो क्या समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे कि सीरीज कॉम्बिनेशन से जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग हम फाइंड करेंगे वो इक्विवेलेंट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट उस कॉम्बिनेशन के छोटे से छोटे स्प्रिंग कांस्टेंट से भी छोटा है। ओके, तो आप यहाँ पे एक नोट जरूर लिख लें इस एग्जांपल को नोट करने के बाद। क्या K इक्विवेलेंट in series combination is smaller than the smallest K used in combination. I hope ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ आ रहा है। ओके, चलिए, तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज कहां करेंगे? जहां पर आप ओवरऑल सॉफ्ट स्प्रिंग बनाना चाहते हैं। ओके, सपोज मेरे पास दो हार्ड स्प्रिंग्स हैं जिनके के बहुत ज्यादा है एंड आई वांट टू कन्वर्ट दैम इनटू सॉफ्ट स्प्रिंग। मुझे ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जहां सॉफ्ट स्प्रिंग की रिक्वायरमेंट है, तो मैं उन्हें कैसे कनेक्ट कर सकता हूं? सीरीज में। तो जो ओवरऑल स्प्रिंग बनेगी इट विल हैव लेसर स्प्रिंग कांस्टेंट एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट्स। तो आप ये भी लिख सकते हैं, दिस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड व्हेन वी want to decrease stiffness of combination, when we want to decrease stiffness of combination. Okay, अच्छा, आगे पॉइंट लिखिए, if capital N identical springs are connected in series, then the equivalent spring constant will be, तो क्या होगा भाई, क्या लिखेंगे अपन? 1/k इक्विवेलेंट। मान लीजिए हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, दे आर आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, तो आप ऐसे कितने बार कर रहे होंगे? n टाइम्स, है ना? तो आप 1/k n टाइम्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो n/k 1/k इक्विवेलेंट। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो k इक्विवेलेंट कितना आ रहा है आपका? k/n। तो इसे याद रखिए कि अगर n आइडेंटिकल स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है तो जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना निकल जाएगा आपके पास? k/n। Okay, let's see a question. Consider a spring which is in its natural length. Okay, the spring has spring constant k. Let us consider this spring constant to be 100 Newton per meter. This is in its natural length. A block is attached to this spring. Mass of block is 20 kgs. Okay, and it is slowly lowered. The block is slowly lowered until it reaches equilibrium. Okay, find tension and elongation in the spring. तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो आप सोचिए ऐसे इस ब्लॉक को हमने हाथ से होल्ड कर रखा है ना, हमने इसे यहाँ पे इस तरीके से कुछ सपोर्ट दे रखा है और सपोर्ट को हम धीरे धीरे नीचे लेके आ रहे हैं। ओके, और कब तक नीचे लेके आ रहे हैं? जब तक ये ब्लॉक का वेट स्प्रिंग खुद बैलेंस ना कर ले, तो उसे बुला रहे हैं अपन इक्विलिब्रियम पोजीशन। और हमें फाइंड क्या करना है? इसमें टेंशन फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। ओके,
तो सबसे पहली बात, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन स्प्रिंग को क्या करना पड़ेगा, एलोंगेट होना पड़ेगा। हम ये भी समझते हैं कि क्यों, क्योंकि ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, mg, और दूसरा फोर्स ब्लॉक पर लगेगा स्प्रिंग फोर्स। तो ब्लॉक को स्प्रिंग क्या कर रही है, पुल कर रही है। और स्प्रिंग पुल कब करती है, स्प्रिंग पुल कब करती है, जब वो एलोंगेशन में होती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारी स्प्रिंग एलोंगेटेड है, या आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ओके। और दिस इज द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, कॉल इट x0। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसे, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक यू कैन राइट दिस fs must be equal to mg, and by Hooke's law you know the fs as kx0। देखिए मैंने यहाँ पे कोई माइनस नहीं लगाया है क्योंकि मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी कंसीडर कर ली है, इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से मेरे पास जो x0 है, द एलोंगेशन विच इज इक्वल टू mg बाई k। तो मेरे दोनों आंसर यहाँ पे हो गए कि टेंशन इन द स्प्रिंग, द फर्स्ट पार्ट विच इज fs इज इक्वल टू व्हाट वी आर गेटिंग हियर, it is equal to this just a second, mg, and what is mass I gave you, 20, so it is 200 Newton. Second part is the elongation which is mg by k, so 200 divided by 100, so it is 2 meter. So these are my answers here for this question. I hope you understood. So अब ये क्वेश्चन हमारा सीरीज पैरेलल से जुड़ा हुआ नहीं था। चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन दिस सीरीज पैरेलल आइडिया। So the next question here is this. There is a spring, one having spring constant K1, and it is, consider it is as 100 Newton per meter only. There is another spring which is S2 having spring constant K2 and which is 200 Newton per meter, and a block of 10 kg is hanging with this. Now I am saying if system is in equilibrium, find tensions and elongations in both springs। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि ये दोनों जो स्प्रिंग है वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो चलिए मैं आपको एक मेथड से इसे करके बताता हूँ, फिर हम दूसरे मेथड से भी देखेंगे। सो हियर आई एम सॉल्विंग इट बाय मेथड 1, एंड मेथड 1 इज मोर यू वुड से बेस्ड ऑन लॉजिक देन द फॉर्मूला। सो लॉजिक क्या है, हमें पता चल गया स्प्रिंग्स आर इन सीरीज, और हम लिख सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन टेंशन in both springs will be same. So here tension in both springs will be same. Alright, तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम्स मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, तो वन बाय वन आई एम ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम। सो हियर आई एम ड्राइंग फर्स्ट द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर spring 1. This is under elongation. So here there is a force on spring 1 due to the wall or the roof. Then here there is a force on spring 1 due to spring 2. Here I am drawing the spring 2. So here there is a force on spring 2 by spring 1. Here there is a force on spring 2 by the block, and here is the block of mass 10 kilogram. So block, there is a force mg and there is a force on block by spring 2. So here by equilibrium you can say, ब्लॉक के लिए आप क्या लिखोगे, ये जो FBS2 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 100 न्यूटन के इक्वल। यस, देन
अब by action reaction only you can write here this F(S2)B is equal to should be equal to F(B)(S2). यस, तो इस हिसाब से आपका जो टेंशन इन स्प्रिंग 2 जो है वो कितनी निकल के आ जाती है 100 न्यूटन। अब बाय एक्शन रिएक्शन आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो F(S1)(S2) है वो किसके इक्वल आना चाहिए F(S2)(S1) के। यस, तो यहाँ पे और आप देख चुके हैं कि F(S2)(S1) F(S2)B सेम होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन है आपकी, ठीक है। और इसी बेसिस पे टेंशन इन जो स्प्रिंग 1 है वो भी कितनी आ जाती है 100 न्यूटन। तो हमने यहाँ पे ये भी समझ लिया कि जो टेंशन है इन ऑल बोथ द स्प्रिंग्स या ऑल द स्प्रिंग्स सेम है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ द क्वेश्चन कम्स अबाउट एलोंगेशंस। तो एलोंगेशंस के लिए अपन कैसे सॉल्व करें तो वो भी समझ लीजिए। लेट अस अंडरस्टैंड, मैं क्वेश्चन के डायग्राम से आपको समझा दे रहा हूँ कि मान लीजिए जब ये ब्लॉक हैंग नहीं कर रहा था, दिस वॉज नेचुरल लेंथ फॉर 1, so this is the elongation in spring 1, so call it x1. Here is the elongation. Now assume this is the natural length for spring 2 and here this is the elongation in spring 2. तो अब respective elongations की help से मैं यहाँ पे tensions की help से elongation निकाल सकता हूँ। so देखिए कैसे solve कर रहे हैं अपन यहाँ पे। so for spring 1 can check for spring 1 I can say that tension in spring 1 must be equal to K1 x1. So tension is 100 Newton, K1 is also 100 into x1, so x1 comes out to be 1 meter here. So this is one of our answers. Then similarly for spring 2 I can write tension in spring 2 is equal to the K2 x2, the deformation. So tension in spring 2 is also 100 Newton, that K2 is 200 into x2. So here x2 comes out to be 0.5 मीटर। तो यहाँ से एक और बात क्लियर हो जाती है कि जो मैंने आपको समझाई थी कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द स्प्रिंग विच हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट डिफॉर्म्स लेसर। तो वो जो 200 न्यूटन पर मीटर वाली जो स्प्रिंग है उसमें डिफॉर्मेशन 0.5 मीटर हो रहा है, और जो 100 न्यूटन पर मीटर की जो स्प्रिंग है उसमें डिफॉर्मेशन कितना आ जा रहा है 1 मीटर। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया भाई मेथड 1। अभी मेथड 2 क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। तो चलिए मेथड 2 भी मैं आपको समझाता हूँ। सो हियर इज मेथड 2 ऑफ द सेम क्वेश्चन। सो इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग नहीं है। इसमें आपका जो सिस्टम दिया हुआ है उसे आप सबसे पहले सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, बाय यूजिंग द इक्विवेलेंट फार्मूला। सो दिस इज 10 kg, K1, K2। मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा एक सिंगल स्प्रिंग एंड ब्लॉक में। तो आज अभी जो मैंने अभी सबसे पहला क्वेश्चन आपको करवाया है वो कुछ वैसा ही था। सो हियर इज़ द 10 kg और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा K इक्विवेलेंट, जिसे आप फाइंड कर सकते हैं K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 से, जो कितना निकल के आएगा 100 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 200 विच इज़ 300. So it comes out to be 200 divided by 3 Newton per meter. Alright, so first of all I will find what is elongation in this equivalent spring. So I call it X. So I will use this formula here, and the formula goes like this: tension in this equivalent spring must be equal to K equivalent into X. अभी टेंशन कैसे पता करोगे, नॉट ए टफ जॉब। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम 100 न्यूटन एंड दिस इज द टेंशन इन द स्प्रिंग, कैन राइट एफ और टी एस। तो बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन ओनली यू कैन से टी एस इज 100 न्यूटन। सो व्हाट इज द टी एस यू हैव, सो एक्स विल बी इक्वल टू टी एस विच इज 100 डिवाइडेड बाई 200 डिवाइडेड बाई 3, so it goes out. So what I get, x as 3/2 meters. So I keep it. Now I want to find first of all the tension in both. तो इसके लिए मुझे एक बैकग्राउंड यूज़ करना पड़ेगा। दैट टेंशन इन ऑल द स्प्रिंग्स इज सेम, जो हमने पहले भी यूज़ किया था। सो टेंशन इन 1 विल बी इक्वल टू टेंशन इन 2 विल बी इक्वल टू टेंशन इन इक्विवेलेंट विच इज़ 100 न्यूटन। दिस इज फर्स्ट पार्ट इज आंसर्ड। सेकेंड पार्ट के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको करवाया है,
दैट इज x1 divided by x2 is equal to k2 divided by k1. So I told you how you write x1 as it is k2 divided by k1 plus k2 into x. So I am using this to calculate x1. So k2 is 200 divided by summation 300 into 3 by 2. So it cancels out and I get 1 meter. Similarly, I'll go for x2, which is equal to k1 divided by k1 plus k2 into x. So it goes like x2 is equal to, what is k1 we have, 100 divided by the summation 300 into 3 by 2. So it goes like 0.5 meters. तो आप चेक कर सकते हैं, आई गॉट द सेम आंसर बाय मेथड 1 ऑल्सो. ठीक है, तो मैं पर्सनली मेथड 1 प्रेफर करता हूँ, पर 2 भी कुछ बुरा नहीं है आपको अगर फॉर्मूलेज याद है तो. ओके, वेल नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सी हियर there is a spring, then there is a block of mass m, there's another spring, and there is another block of mass 2m. और ये सारे जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था वो भी और ये भी, यहाँ पे जो आपका स्प्रिंग है वो एक वर्टिकल प्लेन में है. ठीक है, ओके. सो ये आपकी स्प्रिंग 1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और ये आपकी स्प्रिंग 2 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k है. आपको दिया हुआ है यहाँ पे सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड टेंशंस एंड elongations in both springs. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिए. तो सबसे पहले सोचते हैं कि क्या इसमें टेंशन सेम है, इज इट सीरीज कॉम्बिनेशन. देखने से ऐसा लग तो नहीं रहा है हमें कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ स्प्रिंग्स एंड टू एंड कनेक्टेड नहीं है. आप देख रहे हैं बीच में एक ब्लॉक है. स्टिल लेट अस चेक. सो ब्लॉक स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम में पहले ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, सो आई एम ड्रॉइंग FBD ऑफ स्मॉल एम. तो स्मॉल एम पे कौन कौन से फोर्स आ गए, mg आ गया और टेंशन इन स्प्रिंग 1 आ गई, आई कॉल इट T1. ठीक है, अब ये पुल ही करेगी भाई, इसको एलोंगेशन स्टेट में होगी. अब 2m का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने इधर बना दिया. ठीक है, तो 2m के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्स आपको दिखेंगे. 2m के फ्री बॉडी डायग्राम में आपको 2mg दिखेगा और जो स्प्रिंग है टेंशन 2. वेल हमने एक फोर्स मिस कर दिया है इन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कैपिटल M, दैट इज फोर्स बाय स्प्रिंग 2 ऑन कैपिटल M. अब स्प्रिंग 2 एलोंगेटेड स्टेट में है, इट कैन बी जस्टिफाइड बाय द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2m कि स्प्रिंग 2m को पुल कर रही है, तो फिर m को भी पुल कर रही होगी, तो फिर यहाँ पे वही फोर्स आ गया T2. गॉट इट. सो अब आप इक्वेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, यू विल राइट द इक्वेशन हियर दैट T1 इज इक्वल टू mg प्लस T2 एंड T2 इक्वल टू 2mg. और इन दोनों की हेल्प से अपन T1 भी फाइंड कर सकते हैं. T1 कम्स आउट टू बी 3mg एंड T2 तो मुझे पता ही है, इट इज 2mg. सो व्हाट वी गॉट that tension in spring 1 and tension in spring 2 are different. We reached at this conclusion that T1 is not equal to T2, so it is not series combination. It is not series combination. So I hope you are able to understand this much. Yes, कि ये series combination नहीं है. Well, पर ideas तो अब भी valid रहने वाले हैं. तो आपके टेंशंस आ गई आपके पास यहाँ पे. आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा. अच्छा, आप टेंशन इन स्ट्रिंग 1 डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे. यू वुड हैव टेकन दिस पार्ट एज सिस्टम, यस. तो इसके ऊपर यहाँ नीचे एक फोर्स आ जाता कितना, 3mg का, और यहाँ पे एक टेंशन लग जाती कितनी, दैट विल बी ऑफ T1. तो आप सीधा T1 की वैल्यू को क्या लिख सकते थे, 3mg. यस, तो वो भी किया जा सकता था. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड हियर.
अब एलोंगेशंस की बात करनी है, कोई दिक्कत नहीं है. सो लेट अस सी द स्प्रिंग 1. दिस इज आवर स्प्रिंग 1. ओके, इट इज, मान लीजिए ये इसकी नेचुरल लेंथ स्टेट है एंड हियर इट इज एलोंगेटेड. इसमें आपको टेंशन तो पता ही है कितनी आ रही है. ब्लॉक इज पुलिंग डाउनवर्ड विद दिस फोर्स ऑफ mg. आपको पता है इसमें जो टेंशन आ रही है वो कितनी आ रही है, 3mg. यस, अच्छा, स्प्रिंग को पुल किया जा रहा है 3mg से नीचे, इसलिए स्प्रिंग 3mg से ऊपर पुल करेगी. और मान लीजिए इसमें जो एलोंगेशन है वो x1 है, तो आप फटाफट से क्या लिख पाएंगे यहाँ पे, यू विल राइट हियर दिस t1 इज इक्वल टू k1 x1. सो यू विल राइट 3mg इज इक्वल टू, what is k1 is k and x1 you want. So what will be your x1 then? X1 will be equal to 3mg by k. So that is your answer. Same way you will go for this spring S2. तो मान लीजिए इसकी ये नेचुरल लेंथ स्टेट है और ये इसकी एलोंगेटेड स्टेट है और इसमें जो टेंशन आ रही है वो T2 है एंड हाउ मच, इट इज़ 2mg. तो आप हुक्स लॉ यहाँ भी लगा देंगे कि जो T2 है वो K2x2 आनी चाहिए. दैट इज़ 2mg इज इक्वल टू 2kx2. तो यहाँ x2 की वैल्यू आ रही है आपके पास mg डिवाइडेड बाई k. अब ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन नहीं है तो हमें ये सब भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि जिसका k ज़्यादा है उसमें एलोंगेशन कम आएगा या जिसका k कम है उसमें एलोंगेशन ज़्यादा आएगा. ये डिपेंड कर रहा है यहाँ पे ब्लॉक्स के जो मासेस हैं उस पर. ठीक है, सो दिस इज़ नॉट ए सीरीज़ combination. I hope you understood this much. All right, moving forward. तो ये हमने सीखा सीरीज कॉम्बिनेशन. तो अब इसके बाद एक कॉम्बिनेशन आता है जिसे बोलते हैं अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको कैसा दिखेगा वो समझ लीजिए. इट विल लुक लाइक दिस. एक स्प्रिंग है, दूसरी स्प्रिंग है, एंड देयर इज ए ब्लॉक व्हिच इज कनेक्टेड. ठीक है, ये आपकी स्प्रिंग है. स्प्रिंग कांस्टेंट K1, स्प्रिंग 1, स्प्रिंग कांस्टेंट K2, स्प्रिंग 2. दिस ब्लॉक इज कैप्ड ऑन ए सरफेस. ओके, नाउ हमें इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है. इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि इफ वी डिस्प्लेस इट बाय सम वैल्यू हियर, मान लीजिए हम इसे डिस्प्लेस कर देते हैं यहाँ से यहाँ विथ सम डिस्टेंस, से कॉल इट x. ओके, देन ये दोनों स्प्रिंग्स इस ब्लॉक पे फोर्स एक्सर्ट करना चालू करेंगे. यस, क्योंकि ये दोनों स्प्रिंग्स एलोंगेशन में आ गई. तो मान लीजिए कि फर्स्ट स्प्रिंग इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, कॉल इट Fs1. सेकेंड स्प्रिंग भी इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, कॉल इट Fs2. तो इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ड्यू टू दीज स्प्रिंग्स, ओके, नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन ब्लॉक ड्यू टू दीज स्ट्रिंग्स, वो मैं लिख दे रहा हूँ. दिस इज द नेट फोर्स F नेट. इट विल बी इक्वल टू Fs1 प्लस Fs2. यस, ये आप समझ सकते हैं. अब ये जो आपका Fs1 है इसकी वैल्यू कितनी आएगी बाई हुक्स लॉ? इट विल बी इक्वल टू K1x. सिमिलरली आपका जो Fs2 है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? K2x. अब इक्विवेलेंट आपको पता है क्या मतलब होता है इक्विवेलेंट का, कि इंस्टेड ऑफ दीज टू स्प्रिंग्स यू कनेक्ट ए सिंगल स्प्रिंग, ओके, with this block having spring constant K equivalent and you displace it by the same distance, say call it x. You displace it by same distance, call it x. In that case, the spring applies a force on the block, say call Fs. Then Fs can be written as K equivalent into x. Okay. सो हम क्या करते हैं, हमें K रिलेट करना है, K इक्विवेलेंट को K1 K2 से रिलेट करना है. सो वी डू वन थिंग, से यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुट Fs1, Fs2 एंड Fs
इन इक्वेशन 1, तो अपने को क्या मिल जाएगा, वील हैव के इक्विवेलेंट इंटू एक्स इज इक्वल टू k1 x1 प्लस k2 x2। तो यहाँ पे आप के इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो क्या लिख पाओगे, k1 प्लस k2 फॉर 2 स्प्रिंग्स, ठीक है, फॉर मोर देन 2 स्प्रिंग्स इन जनरल, सो आई कैन राइट फॉर मोर देन 2 springs in parallel combination, जो आपका k इक्विवेलेंट आएगा, इट विल बी सिंपली द समेशन ऑफ ऑल द k लाइक दिस, k3 k4, थोड़े से और लिख लेते हैं अपन, इन सबका समेशन आ जाएगा। अच्छा, इतना समझ गए हम। अब जैसा सीरीज कॉम्बिनेशन में था कि टेंशन इन ईच स्प्रिंग वाज सेम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है उससे मिलता जुलता। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एलोंगेशन इन ईच स्प्रिंग इज सेम, सो इट कैन बी ट्रीटेड एज डेफिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सी वेल, तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन की जैसी क्या डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, लेट मी राइट दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, in parallel combination that elongation, और उससे भी ज़्यादा अच्छा टर्म है deformation in all springs is same। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टेंशन सेम रहती थी, यहाँ पे क्या सेम है आपका, डिफॉर्मेशन सेम है। अब जैसे डिफॉर्मेशन सेम है, बट क्या डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे आप लिखें कंटिन्यूएशन में, बट द टेंशंस इन स्प्रिंग्स मे बी डिफरेंट, टेंशंस इन स्प्रिंग्स मे बी डिफरेंट। नाउ फॉर 2 स्प्रिंग केस, जैसे हमने वहाँ पे एलोंगेशंस का रेशियो लिखा था, यहाँ पे मैं टेंशंस का रेशियो लिख सकता हूँ। सो fs1 बाई fs2, नेमली आप उसे t1 बाई t2 भी लिख सकते हैं, द टेंशंस। आप यहाँ से देख लीजिए क्या मिलेगा आपको, k1 डिवाइडेड बाई k2। तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म आपके पास आ गया कि t1 डिवाइडेड बाई t2 इज इक्वल टू k1 डिवाइडेड बाई k2। मतलब ऐसी स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है उसमें ज़्यादा टेंशन आ रही है, और ऐसी स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है उसमें कम टेंशन आ रही है। एलोंगेशन इनवर्स रेशियो फॉलो कर रहा था, ठीक है, अच्छी बात। अब अपने को एक इक्वेशन ये दिया गया है ना, और दूसरा इक्वेशन 1 आप देख ही रहे हैं, दैट इज़ द नेट फोर्स, जिसे हम Fs लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 आप देख लीजिए, दैट इज इट कैन बी रिटन एज दिस T1 प्लस T2। यस, सो बाय यूजिंग दिस 2 इक्वेशंस, क्या मैं T1 एंड T2 की वैल्यू लिख सकता हूँ, वाई नॉट। तो T1 कैन बी रिटन एज K1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 into the spring force, and T2 can be written as K2 divided by K1 plus K2 into this spring force। alright, तो ये फॉर्मूले के जैसे आप यूज कर सकते हैं, द टेंशन वेयर दिस Fs is equal to K equivalent into X। well, now इसके बाद जो अगला पॉइंट है जो आपको नोट करना है, लिखिए, मैं बोल रहा हूँ that K equivalent in parallel combination is greater than the greatest K in the combination। ये बहुत सिंपल है देखना, आप यहाँ से देख सकते हैं, you can see this from here that K equivalent will be greater than K1, will be greater than K2, will be greater than any K available in the combination। So you can write this parallel combination is used when we need hard springs, but we have soft springs। तो मेरे पास 2-3 सॉफ्ट स्प्रिंग्स हैं, यानी जिनके के कम है, और मुझे ओवरऑल एक एप्लीकेशन है इसमें हार्ड स्प्रिंग की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा कि उन सबको किस में कनेक्ट कर दूंगा, पैरेलल में।
ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं सस्पेंशंस यानी जो शॉक एब्जॉर्बर्स जिनको हम बोलते हैं, बाइक में दिखते हैं आपको पीछे। जनरली बाइक्स में आपको 2 शॉक एब्जॉर्बर्स दिखते हैं पीछे, जो कि पैरेलल में लगे होते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी जब आप सीट को पुश करते हैं एक बाइक की, तो दोनों जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं उनकी स्प्रिंग्स कंप्रेस होती हैं। कुछ बाइक्स ऐसी भी होती है जिनमें मोनोशॉक होता है, एक ही शॉक एब्जॉर्बर होता है, आप देखिएगा कभी। तो उसमें क्या सोच सकते हो आप कि अगर इसी टाइप की बाइक में मैं 2 शॉक एब्जॉर्बर्स पैरेलल में लगाता, तो उनका इक्विवेलेंट उसने कहाँ लगा दिया, एक ही जगह लगा दिया। आप देख पाएंगे कि वो एक सिंगल स्प्रिंग जो लगी होती है मोनोशॉक एब्जॉर्बर के केस में, वो काफ़ी थिक होती है, उसके डायमीटर्स भी बड़े होते हैं, मतलब उसका जो के है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कहाँ यूज करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन? वेन एवर वी नीड हार्ड स्प्रिंग एंड वी हैव सॉफ्ट स्प्रिंग्स। ऑलराइट, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये भी आप समझ लो, सपोज वी हैव, ये भी आप लिख लीजिए, सपोज वी हैव कैपिटल N आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, कैपिटल N आइडेंटिकल स्प्रिंग्स connected in parallel, then the equivalent spring constant is equal to, क्या होगा भाई, आप सोचो। तो आप कैसे लिखेंगे फिर? You will be writing it like the K equivalent is equal to, हर एक का सेम है, they are identical. So you will write K. How many times you will write? N times. You have N identical springs. So how much you get? You get N times K. In series it was K by N. In parallel it is N times K. Alright. तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सपोज वी हैव 2 स्प्रिंग्स, ठीक है। चलिए मैं वही स्प्रिंग्स ले रहा हूँ वापस से, 100 न्यूटन पर मीटर, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1। एक और स्प्रिंग है मेरे पास जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2 विच इज़ 200 न्यूटन पर मीटर, एंड ए ब्लॉक ऑफ मास, लेट इट बी 20 kg, is hanging from it. Say if I provide you, if system is in equilibrium, then find tensions and elongations in both springs. तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन इसे? तो मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ मेथड 1, ठीक है, जिसमें अपन मिनिमल फॉर्मूले यूज़ करेंगे और लॉजिक ज़्यादा। हाँ, इतना ज़रूर हम आइडिया यहाँ पर भी यूज़ करना ही पड़ेगा हमें इन मेथड 1, दैट दी स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यस, एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी नो दैट दिस elongation is same for all the springs. तो मैं यहाँ पे ये फैक्ट लिख देता हूँ, as springs are connected in parallel, so elongation will be same in both. ठीक है। अच्छा, अब कैसे प्रोसीड करेंगे? अब अपन ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ मैं बना दे रहा हूँ। तो ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं आप खुद ही देख सकते हैं। एक तो ब्लॉक का वेट एक्ट हो रहा होगा, जो कितना होगा 200 न्यूटन, और साथ में ये दोनों स्प्रिंग्स इसे पुल कर रही होगी ऊपर की तरफ। सो नेमली राइट द टेंशंस एज T1 एंड T2. These are the force applied by these springs. So by equilibrium condition I can write T1 plus T2 must be equal to 200. This is, now let me write, let elongation in each spring is x. सेम ही आएगा। तो
तो बाय हुक्स लॉ फॉर फर्स्ट स्प्रिंग आई कैन राइट द टेंशन will be equal to K1 into X, and the tension 2 it will be equal to K2 into X. So by this equation 1 and 2 I can write, I'll put values of T1 and T2. I can write K1X plus K2X is equal to this 200. What is K1 is 100, 100x plus 200x is equal to 200. So I get 300x is equal to 200. So I get x as 2 by 3 meter. So I got the elongation part. Now the tension, it's not a problem. Put x in equation 2 to solve for tension. So T1 is equal to K1x. K1 is 100. X is 2 by 3. So I get tension as 200 by 3 Newton. T2 I will write it as K2x. K2 is 200 and x is 2 by 3. So I got it as 400 divided by 3 Newton. So these are my another answers. So this is method 1. ठीक है. Now method 2 जिसमें कि हम ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ करेंगे, तो वो भी ठीक है, वो भी आना चाहिए अपने को. सो मेथड 2 क्या है? मेथड 2 सिंपल है. सबसे पहले अपन इसे एक सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, इक्विवेलेंट आइडिया यूज़ करेंगे. सो हियर वी कन्वर्ट इट इनटू ए सिंगल स्प्रिंग. हियर इज द ब्लॉक. अब इसे सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा. यस, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट होगा. ये नेचुरल लेंथ, मान लीजिए नेचुरल लेंथ से कितना एलोंगेट हो गया, कुछ एक्स एलोंगेट हो गया. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स आ रहे होंगे? फ्री बॉडी बनाएंगे तो 200 आ रहा होगा. और यहाँ पे जो टेंशन आ रही होगी स्प्रिंग की, यस, तो आप यहाँ लिख पाएंगे जो टेंशन है उसे किसके इक्वल होना चाहिए? 200 न्यूटन के इक्वल होना चाहिए. और साथ में बाई हुक्स लॉ आप लिख पाएंगे के इक्विवेलेंट इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 200. And you know in parallel combination K equivalent is equal to K1 plus K2. This is your K1 and K2. So आपको पता है K equivalent कितना आ गया यहाँ पे? 100 plus 200, यानी कि आ गया आपके पास 300 न्यूटन पर मीटर. So by using this result in this equation I can write x will be equal to 200 divided by 300. So x comes out to be 2 by 3 मीटर्स. यस, तो मेरे पास x की वैल्यू वही आ गई जो मैंने फर्स्ट मेथड से निकाली थी. अब आती है बात फोर्सेस की. तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है ऊपर. T1 इज इक्वल टू K1 बाय K1 प्लस K2 इंटू दिस स्प्रिंग फोर्स Fs, एंड T2 इज इक्वल टू K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इंटू दिस स्प्रिंग फोर्स Fs. तो आपको क्या मिल रहा है? K1 की वैल्यू, K1 की वैल्यू आ रही है 100 डिवाइडेड बाई 300 इंटू Fs. Fs is this, the tension 200. So how much am I getting this? I'm getting it as 200 divided by 3 Newton. You can again check. I'm getting same answer. Similarly, I'll have 200 divided by 300 into 200. So how much I got it as 400 by 3 Newton. तो आप आंसर बिल्कुल चेक कर सकते हैं यहाँ से T1, T2 एंड X के लिए. तो वही आंसर्स आपको मिल रहे हैं. दीज आर मेथड 1 एंड मेथड 2 रेस्पेक्टिवली. आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सिचुएशन. हियर मैं आपको एक कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ और आपको क्या करना है? यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन है और इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करिए. सो दिस इज द डायग्राम आई एम प्रोवाइडिंग यू. देयर इज ए स्प्रिंग कांस्टेंट K1, there is a block, there is another spring constant K2, and it is capped on a smooth surface, horizontal. Well, क्या हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ऐसे तो समझ नहीं आ रहा है क्योंकि बीच में ब्लॉक कनेक्टेड है ना. सो मेरा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यही है कि आइडेंटिफाई
द कॉम्बिनेशन एंड फाइंड K equivalent. Alright, well let's try. अब कैसे करें? हमें ये तो दिख रहा है कि टेंशन सेम है या नहीं है, नहीं दिख रहा है फिलहाल, ठीक है। तो अपन इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कर लेते हैं. लेट अस डिस्प्लेस दिस ब्लॉक बाय सर्टेन डिस्टेंस, कॉल इट x to the right. So what I will get, this spring will elongate. Yes, से मान लीजिए ब्लॉक यहाँ आ गया and this spring will compress. Okay, so let me tell you कहाँ से कहाँ elongation हुआ है. So this is the elongation in this spring. You call the x1 और कितना हुआ है x. And how will you identify the compression? So for compression this is going from here. So here is the compression. Call it x2. तो यहाँ पे ये जो x1 एंड x2 है, इन दोनों की वैल्यू आपको x के इक्वल दिख रही है ना, आसानी से आप समझ सकते हैं. तो x1 इज ऑल्सो x, x2 इज ऑल्सो x. सो व्हाट आई गेट, इट इज सेम डिफॉर्मेशन. तो सेम डिफॉर्मेशन कौन सा कॉम्बिनेशन बताता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन. और चेक करते हैं अपन कि ये पैरेलल बोलना सही है या नहीं. देखिए क्या, तो एक और जो पॉइंट समझ सकते हैं हम, ये हमारी जो स्प्रिंग 1 है, दिस इज स्प्रिंग 1, ये पुल करेगी क्योंकि ये एलोंगेट हुई है. ये नेचुरल लेंथ स्टेट देख रहे हैं आप दोनों की, NL1 NL2, ठीक है. तो ये एलोंगेट हुई है तो ये पुल करेगी. सो दिस इज FS1. और स्प्रिंग नंबर 2 जो है वो क्या हुई है? स्प्रिंग नंबर 2 वो कंप्रेस हुई है. दिस इज स्प्रिंग 2, तो ये पुश करेगी. सो दिस इज FS2. तो अगर ब्लॉक को देखें आप, तो ब्लॉक पर दो टाइप के फोर्स आ रहे हैं. हियर यू आर गेटिंग FS1 एंड हियर यू आर गेटिंग FS2. सो व्हाट इज FS1? इट इज इक्वल टू K1x. एलोंगेशन तो उतना ही आया है. FS2 it is equal to K2x. So it is net force on the block is the summation, which is FS1 plus FS2, which is nothing but K1x plus K2x. So it is K1 plus K2 into x. जिसे मैं लिख सकता हूँ, it is K equivalent into x. So what is my K equivalent here? K equivalent here is equal to K1 plus K2. So this is, तो अरेंजमेंट भले ही हमें डिफरेंट दिख रहा है, बट सिचुएशन एग्जैक्टली कैसी आ रही है? पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो आई से दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड हियर इज द वैल्यू ऑफ K इक्विवेलेंट इन दिस सिचुएशन. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं. देयर इज ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K. देयर इज अनदर स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 2K, and there's one more spring constant 3K, and there's a block of mass M. This plate is massless. This is massless. Okay, given system is in equilibrium. ऑलराइट, ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में दिया गया है. मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड टेंशंस एंड एलोंगेशंस इन ऑल स्प्रिंग्स. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम. तो यहाँ पे आप एक बात समझ लें कि ये दोनों स्प्रिंग्स हैं वो किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में. और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इस स्प्रिंग के साथ किस में कनेक्टेड होगा? सीरीज में. इतना आप समझ पा रहे हैं? यस. ओके, सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर. चलिए करते हैं. तो ऐसे सोचिए कि ये दोनों स्प्रिंग की कुछ नेचुरल लेंथ यहाँ पे होगी. यस.
और ये एलोंगेटेड स्टेट में है ऑलरेडी। मान लीजिए इनकी जो एलोंगेशन है वो कितनी है x1, और दूसरी जो स्प्रिंग है वो भी एलोंगेटेड होगी। मान लीजिए वो कितने से एलोंगेटेड है, x2 से। इतना आप समझ गए। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर लिया ये फैक्ट, आई हैव यूज दिस फैक्ट कि दे आर इन पैरेलल। ओके, तो हम दोनों तरीके से मैं आपको ये करके बता रहा हूँ। पहले मैं फंडामेंटल मेथड से जा रहा हूँ, फिर मैं सीरीज पैरेलल पे आके आपको सॉल्व करूंगा। सो दिस इज आई एम सॉल्विंग बाय मेथड 1। सो हियर let us start from the free body diagram of the block. So from the free body diagram of the block, what I can say, it is mg, and here this is tension. So namely, let us consider tension in this is T1, tension in this as T2, tension in this as T3. और आपको पता है कि elongation में ही है पूरा सिस्टम, तो ये पुल कर रहे होंगे स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे जो आएगा T3 आएगा। अब आप इक्वेशन बना सकते हैं कि T3 किसके इक्वल आएगा, mg के, बाय द सिंपल इक्विलिब्रियम कंडीशन। अच्छी बात। अब समझिए कि आपकी जो प्लेट है, दिस प्लेट, यस, विच इज मासलेस प्लेट, इस प्लेट को स्प्रिंग 3 क्या कर रही होगी, नीचे पुल कर रही होगी। स्प्रिंग अपने दोनों एंड को इक्वल अपोजिट से पुल करती है, तो ब्लॉक को ऊपर T3 से कर रही है, तो प्लेट को भी पुल कर रही होगी नीचे की तरफ। अब ये जो आपकी स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, वो भी पुल कर रही होगी इसे, ये भी पुल कर रही होगी इसे, T2। तो इक्विलिब्रियम ऑफ दिस प्लेट will lead to this equation, T1 plus T2 is equal to T3. So if I can use this here, so I can write T1 plus T2 as mg. Yes, this is my second equation I can use. Alright, अब मुझे ये पता करना है कि T1 and T2 की individual values कितने हैं. So now I'm using Hooke's law on individual springs. So let's start from the first spring. तो उसमें टेंशन है T1, स्प्रिंग कांस्टेंट है K, एलोंगेशन माना है मैंने x1, आई कैन राइट, यस। सेकेंड स्प्रिंग T2, स्प्रिंग कांस्टेंट 2K, एलोंगेशन इज x1। थर्ड स्प्रिंग T3, स्प्रिंग कांस्टेंट 3K, elongation is x2. So I can use this. अब मैं क्या करूँगा, one by one. First of all, I will solve for this part, T1 and T2. So from these two, I can write T1 by T2 as K by 2K. आप देखेंगे x1 कैंसिल हो जाएगा, so it comes out to be 1 by 2. So I got T1 by T2 as 1 by 2. एंड इक्वेशन 2 क्या बोल रही है कि T1 प्लस T2 इज mg। और मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया हुआ है, यहाँ से मैं T1 T2 दोनों की वैल्यूज़ बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। क्या आ जाएगी, T1 तो ऊपर 1 आएगा, नीचे उनका समेशन इंटू mg, एंड T2 2 आएगा पहले, नीचे उनका समेशन इंटू mg। एंड इस तरीके से मेरे पास आराम से तीनों वैल्यूज़ आ गई, T1 T2 एंड T3। ये एक पार्ट का आंसर हो गया। अब वंस यू गेट T1 T2 एंड T3, इट इज़ वेरी इजी टू राइट फॉर x। आपको ये इक्वेशन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यू हैव दीज एक्सप्रेशंस विथ यू। तो आप बड़े आसानी से x1 x2 x3 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं बाई पुटिंग दिस वैल्यू देयर। सो लेट अस डू दैट। सो आई विल राइट हियर व्हाट इज दिस T1 आई गॉट एज mg by 3 is equal to kx1. So I am getting x1 as mg by 3K. Similarly, I can write 2mg by 3. अच्छा, आप चाहें तो लिख लें, पर आपको वैल्यू सेम ही मिलेगी। जैसे 2K x1 T2 में पुट किया मैंने, तो यहाँ से भी मुझे x1 जो है वो कितना मिल रहा है आप चेक करिए, mg by 3K सेम मिल रहा है। अच्छा, T3 पुट कर दीजिए, T3 इज mg एंड इट इज़ 3K x3। सो आपको जो x2 सॉरी, तो x2 आपको कितना मिल जा रहा है, mg by 3K. So these are your another answers, that elongation in these two springs which are in parallel is equal to mg by 3K, and elongation in the spring जो कि नीचे है उसमें भी कितना आ रहा है आपका elongation,
mg/3k ही आ रहा है, तो दोनों में एलोंगेशन सेम आ गए लकीली बाय नंबर्स. ओके, मेथड 2, लेट अस अंडरस्टैंड द मेथड 2 हियर. Method 2 is totally series parallel based idea and not a bad one. आपको जो पसंद आए वो फॉलो कर सकते हैं. तो here मेथड 2 में क्या है आपके पास कि ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, दूसरी स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट 2k है, there is a massless plate, then there is one more spring and then the block of mass m which is in equilibrium and its spring constant 3k. This is the scenario you have. Yes. Ab, as I told you, these two are in parallel. So I will find the equivalent of this. So I will reduce this circuit. So I'm sorry. ये ideas circuits में भी आते हैं, तो उधर भी कुछ इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं. तो इन दोनों को reduce करेंगे तो कंबाइन करके एक इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास. कॉल इट k इक्विवेलेंट 1. इट विल बी इन पैरेलल में है ये, तो k + 2k मतलब कितना आ जाएगा 3k. देन दिस प्लेट, देन यू हैव दिस 3k एंड दिस ब्लॉक विच इज m. वेल, इसे अपन फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं किस में, एक सिंगल स्प्रिंग में. देखते रहिए. आई कैन रिड्यूस इट इनटू ए सिंगल स्प्रिंग ऑफ हाउ मच स्प्रिंग कांस्टेंट. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आप k इक्विवेलेंट एज्यूम कर लीजिए. सो व्हाट विल बी k इक्विवेलेंट. k इक्विवेलेंट तो आप देख पाएंगे कि ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग सीरीज में है, तो 3k एंड 3k इन सीरीज, यू कैन राइट 3k/2. मैंने बोला आपको कि n आइडेंटिकल स्प्रिंग इन सीरीज क्या हो जाता है k/n, तो 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स इन सीरीज क्या हो जाएगा 3k/2 हियर. 3k है उनका, चाहे तो आप 1/3k से भी कर सकते हैं. ओके, दिस इज k इक्विवेलेंट. वेल, लेट अस सॉल्व फॉर x फर्स्ट कि टोटल इक्विवेलेंट कितना नीचे आ रहा है. सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन. लेट अस कंसीडर दिस इज नेचुरल लेंथ एंड दिस इज एलोंगेशन x. सो बाय यूजिंग हुक्स लॉ हियर, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो mg और इक्विवेलेंट स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है वो fs. तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो fs है वो कितना आएगा आपके पास mg फर्स्ट थिंग, एंड fs को क्या भी लिख सकते हैं अपन k इक्विवेलेंट इंटू x, जो किसके इक्वल आ जाएगा mg. तो ओवरऑल जो x है वो कितना निकल के आ रहा है मेरे पास mg/k इक्विवेलेंट विच इज़ 3k/2. तो मेरे पास जो x है मतलब ब्लॉक टोटल नीचे कितना आ जा रहा है वो आ रहा है 2mg/3k. आप इसे इक्वेशन 1 बना लीजिए. बट अभी मैं इस पार्ट पर स्टिक करता हूँ. अब आप ये समझ गए कि fs की वैल्यू mg आई है, मतलब इसमें टेंशन mg के इक्वल है. इन दिस पर्टिकुलर स्प्रिंग टेंशन इज इक्वल टू mg. ओके, here now return back to this. ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखेंगे तो ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में. तो इनमें टेंशन वही होगी जो इसके इक्विवेलेंट में है. प्योर सीरीज पैरेलल यूज कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर भी जो टेंशन आएगी, वट एवर टेंशन यू कैन राइट T3 और यू कैन से देयर ऊपर वाली स्प्रिंग में है ना T इक्विवेलेंट 1, तो ये इक्वल आएंगे यहाँ पे T इक्विवेलेंट 1 इक्वल टू T3, और ये किसके इक्वल आएगी आपकी Fs के, जो किसके इक्वल है mg. तो यहाँ से एक आंसर आपको मिल जाता है आपका कि थर्ड स्प्रिंग जो कि नीचे है उसमें टेंशन कितनी है mg. ठीक है, दिस इज योर T3 और इसे आप T1 T2 अज्यूम करेंगे. तो अभी T1 T2 निकालना आपको बचा हुआ है, तो T1 T2 के लिए कैसे प्रोसीड करेंगे वो भी देख लेते हैं अपन. अब वापस से अपन पीछे लौटेंगे, है ना, वापस से पीछे लौटेंगे और इस हिस्से की बात करेंगे. तो ये कहाँ से मिलके बना है, इन दोनों से, दे आर इन पैरेलल. ओके, तो मुझे पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि जो टेंशन्स का रेशियो होता है T1/T2 वो किसके इक्वल आता है, इट इज़ इक्वल टू द रेस्पेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट. सो इट कम्स आउट टू बी 1/2. यस, आई नो फ्रॉम द पैरेलल कॉम्बिनेशन ओनली. सो आई गॉट T1/T2 इज इक्वल टू 1/2. I know the formula. Yes, I know the formula. So what is the formula? It goes like T1 is equal to this. डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन, है ना, k divided by k plus 2k their summation into the equivalent force. and equivalent force कितना आया आपके पास mg. तो क्या आ रहा है यहाँ से आपके पास mg/3. चेक करिए, यही आया था T1. फिर T2 निकाल सकते हैं आप. T2 कैसे निकलेगा, T2 will be equal to 2k divided by k plus 2k into mg.
तो आपके पास T2 की जो वैल्यू है वो आ जाती है 2 mg/3। तो यू कैन चेक दैट यू आर गेटिंग परफेक्ट आंसर्स हियर ऑल्सो, T1, T2 एंड T3। अब बचा आपका x निकालना कि कौन सी स्प्रिंग कितना एलोंगेट हुई है ना। तो अब आप x इंडिविजुअल फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हुक्स लॉ, या फिर आप x यहाँ से भी जा सकते हैं कि आपने टोटल इक्विवेलेंट का x निकाल लिया है और वो x किस किस से मिलके बना होगा वो मैं आपको समझा दूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट कुछ नीचे आया होगा, कॉल इट x1, ये कुछ एलोंगेट हुई होगी, कॉल इट x2। तो ये जो x है वो किस किस से मिलके बना होगा, x1 प्लस x2 से। तो मैं नीचे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ कि जो x है वो किससे मिलके बना होगा, x1 प्लस x2 से। एंड आपको ये भी पता है कि x1 बाई x2 ये किसके इक्वल आता है, आपका k2 बाई k1 इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो k2 मतलब 3k डिवाइडेड बाय द k इक्विवेलेंट, जो कि आप ऊपर भी देख के आ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो 3k। So here what am I getting, x1 by x2 I am getting as 1:1। yes, तो आपके पास ये दो रिलेशंस हैं। तो आपके पास x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू विल गेट 1/2 इंटू एक्स, एंड x2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1/2 इंटू एक्स। सो दैट वे x1 x2 इक्वल आ जाते हैं मेरे पास, और वो भी हाफ ऑफ x विच इज़ mg/3k। तो ये आप देख लीजिए, एलोंगेशंस भी यही निकल गए थे अपने पिछले पार्ट में। तो नाउ इट्स योर चॉइस कम्प्लीटली टू यूज़ द सीरीज पैरेलल आइडिया और द बेसिक अप्रोच जो कि मैंने मेथड 1 में आपको सिखाई है। ठीक है, तो ये कहानी है बच्चों सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ये आप अच्छे से समझ लीजिए, ये सिर्फ इसी चैप्टर में काम नहीं आएगा, ये अगला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी, है ना, उस टाइम पे भी काम आएगा। फिर आप एक चैप्टर पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें भी काम आएगा। सो ये ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ स्प्रिंग बैलेंस। बहुत छोटा सा पार्ट है, फटाफट से अपन देख सकते हैं। स्प्रिंग बैलेंस, व्हाट इज स्प्रिंग बैलेंस? अच्छा, आपके यहाँ पे सिलेंडर डिलीवर करने के लिए कोई ना कोई आता होगा, है ना। आप जब सिलेंडर ऑर्डर करते हैं तो उसका डिलीवरी के लिए आता है, और आप चाहें तो उसका वजन करके देख सकते हैं सिलेंडर का, है ना। तो इस बार जब आपके घर पे आए तो उससे बोलिएगा कि आप मुझे वजन करके दीजिए। तो वो एक हुक लेके आएगा, है ना, और उस हुक से सिलेंडर को लटका के उठाता है और बोलता है देखो कितना दिख रहा है आपको, है ना। देन आप देखते हैं उसमें कुछ रीडिंग आ जाती है। ओके, तो वही होता है आपका स्प्रिंग बैलेंस। अब स्प्रिंग बैलेंस काम कैसे करता है मैं आपको समझाता हूँ। तो स्प्रिंग बैलेंस कंसिस्ट ऑफ ए होल्डर, ओके, ए बॉक्स काइंड ऑफ थिंग जिसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है, ओके, एंड ए हुक। ये आपका स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। जब इस हुक से कुछ भी अटैच नहीं होता तब इसकी जो रीडिंग है वो 0 रहती है। when nothing is hanging from it, ओके। अब आप इससे कुछ हैंग कर देते हैं तो ये कुछ रीड करने लगता है, ठीक है। तो मैं आपको समझा दूं कि व्हाट इज रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस is equal to tension in the spring. Tension is a force, yes, spring force basically. तो what happens, ये बहुत important statement है, पूरा इसी पे based है। जैसे मैंने आपको weighing machine सिखाया था उस दिन, तो weighing machine में क्या था, reading of weighing machine was nothing but the normal force exerted, yes, on the sensitive surface of the weighing machine। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टेंशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। जैसे मैं सिंपल केस लेता हूँ आपके साथ, केस 1, ओके। सो हियर देयर इज ए स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, देयर इज ए स्प्रिंग बैलेंस एंड सम ऑब्जेक्ट इज हैंगिंग फ्रॉम इट। मान लीजिए कोई भी ब्लॉक है जो इससे हैंग कर रहा है,
ठीक है, और हियर दिस इज द स्प्रिंग बैलेंस। अब हमें इसकी रीडिंग पता करना है, तो रीडिंग आप कैसे पता कर सकते हैं? बड़े आराम से पता कर सकते हैं। इस ब्लॉक का आप फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। तो इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं? सिंपली अभी mg डाउनवर्ड और स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड, जिसे आप टेंशन स्प्रिंग बोलते हैं। सो बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन ओनली यू कैन से दिस टी मस्ट बी इक्वल टू mg। तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो किसके इक्वल आ गई आपकी? रीडिंग इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। यस, हियर इट इज ब्लॉक। तो इन नॉर्मल केसेस आप स्प्रिंग बैलेंस से जो भी हैंग करेंगे उससे आपको क्या मिल जाएगा? जो आपने ऑब्जेक्ट हैंग किया है उसका वेट मिल जाएगा, ठीक है। बट एज आई टोल्ड द केसेस इन वेइंग मशीन, वैसे ही केसेस हम यहाँ भी बना सकते हैं। जैसे केस 2, ये रीडिंग चेंज भी हो सकती है। जैसे आप एक एलिवेटर के अंदर हैं, ओके, दिस इज एन एलिवेटर, ठीक है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस हैंग कर रहा है, दिस इज स्प्रिंग बैलेंस, और उससे हमने एक ब्लॉक हैंग करा दिया, दिस इज ब्लॉक ऑफ मास m, and I want to find the reading when elevator is going up. This is A. So what is the reading? So let us consider an observer on the ground. ये आप लोग सीख गए होंगे अब तक, ठीक है। This is my observer. तो for this observer, what is free body diagram of the block? This is mg, and ऊपर की तरफ क्या लग रहा है इस पे? spring force, which is tension, but it is accelerating upward as seen by this observer on the ground. This is the observer here. So अब इक्वेशन क्या बनाएंगे? फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस फोर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ma। तो t कितना आ रहा है आपके पास? mg प्लस ma। यस, सो हियर यू कैन चेक योर रीडिंग इज इक्वल टू mg प्लस ma, okay, which is greater than mg. Reading is greater than mg. Can you check? So here यू मे बी इन द डाउट। सपोज आप मूंगफली खरीद रहे हैं एलिवेटर के अंदर, ठीक है, और वो व्यक्ति मूंगफली वजन किससे कर रहा है? स्प्रिंग बैलेंस से। एलिवेटर एक्सेलरेट हो रही है ऊपर, तो 100 ग्राम मूंगफली पुट करेगा सच में, पर आपको रीडिंग 200 ग्राम दिखाएगी। तो आप पैसे कितने के लिए दे रहे होगे? 200 ग्राम के लिए, जबकि आपको सच में कितनी मिलेगी? 100 ग्राम, ठीक है। तो एक चीटिंग हो जाएगी वहाँ पे, मूंगफली वाला बेनिफिट में चला जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं? तो ये जो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन है या फिर स्प्रिंग बैलेंस है, इसे अपन एपरेंट वेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपरेंट वेट, आपको जो महसूस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये एलिवेटर अगर नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दिस एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, ठीक है। तो हियर इज दिस स्प्रिंग बैलेंस and the block elevator is accelerating downward. बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हैं, consider an observer here on the ground। तो ये ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा वो, तो क्या लगेगा आपका mg, है ना, ऊपर क्या लगेगी? स्प्रिंग फोर्स एंड टेंशन, एंड इट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। तो इस बार इक्वेशन क्या लिखोगे आप? mg माइनस टी इक्वल टू ma, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस अपोजिट इक्वल टू ma। तो आप टेंशन की जो वैल्यू है इस बार क्या निकल के आ रही है अपने पास? mg में से कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है? ma। तो यहाँ जो रीडिंग है या जो एपरेंट वेट है वो कितना आ रहा है आपके पास? mg माइनस ma। और आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी जो रीडिंग है इट इज़ लेस देन mg। तो अगर कहीं एलिवेटर नीचे जा रही है तो मूंगफली वाला लॉस में जाएगा, क्योंकि वो 200 ग्राम मूंगफली रखेगा पर रीडिंग कितनी दिखाएगी? 200 ग्राम से कम, और आप पैसे तो रीडिंग के हिसाब से दोगे। Yes, so this is, you can understand here. All right. Suppose इसी में अगर मैं ये बोलूँ, suppose case 4, if the elevator is in free fall, ठीक है। फ्री फॉल का मतलब क्या हो गया? कि ये नीचे कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? g से। Here is the block, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा इसका वो कितना होगा? g। तो आप बड़े आसानी से इसे आंसर कर सकते हैं कि वो रीडिंग क्या आएगी। बताओ, वेइंग मशीन के केस में क्या आई थी रीडिंग? इसमें 0। यस, तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही आएगी। आप सोचिए क्यों? इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है mg,
और यहाँ आ रही है टेंशन और इसका एक्सेलरेशन आपने जी लिख दिया। अब जी एक्सेलरेशन तो ये तभी पोजेस कर सकता है जब टेंशन जीरो हो जाए। देखो, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस फोर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड हियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। सो व्हाट इज टेंशन यू आर हैविंग, mg माइनस mg, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो आपकी यहाँ पे जो रीडिंग है वो कितनी आ रही है, जीरो, है ना। यानी फ्री फॉल में मूंगफली वाला कितनी भी मूंगफली रख दे पर रीडिंग कितनी आएगी, जीरो। ओके, सो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ रहा है कि व्हाट इज स्प्रिंग बैलेंस एंड हाउ इट वर्क्स। ओके, वेल, एक आखिरी क्वेश्चन आज के लेक्चर के लिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे दो स्प्रिंग बैलेंस है एंड कंसीडर स्प्रिंग बैलेंस आर मासलेस। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ दिस बैलेंस आर मासलेस। और यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक हैंग करा दिया 5 kg का इन इक्विलिब्रियम। दिस इज स्प्रिंग बैलेंस 1, दिस इज स्प्रिंग बैलेंस 2। रीडिंग्स ऑफ स्प्रिंग balances S1 and S2 are respectively, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, A 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, B 25 न्यूटन, 25 न्यूटन, C 50 न्यूटन, 25 न्यूटन, D 25 न्यूटन, 50 न्यूटन। ठीक है, तो पहले S1 की रीडिंग लिखी गई है, फिर S2 की लिखी गई है। तो आपने अगर आज का लेक्चर ढंग से अटेंड किया है तो आप यहाँ बड़े आसानी से आंसर कर सकते हैं। यस, मैं इसे एज होमवर्क आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो सोच के बताइए कि रीडिंग क्या आएगी दोनों की। ओके, सो गिवन दीज बैलेंसेस आर मासलेस, सो दैट्स इट।